हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 7 मार्च 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम यहाँ पर ले रहे हैं जो दैनिक जागरण ने भी बनाई है कि जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले में राबड़ी से पूछताछ, लालू मीमांसा को समन। अब इसमें देखिए ये जो न्यूज़ है पूरी, वो जब लालू प्रसाद 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे तो उन्होंने समूह घ यानी कि ग्रुप डी में उन लोगों को नौकरी दी जिन्होंने अपनी जमीन लालू के नाम कर दी थी। यानी कि आप अपनी जमीन हमारे परिवार के नाम करिए, हम आपको नौकरी देंगे। उसी में इन्होंने संपत्ति अर्जित करी। जो केस है वो सीबीआई के पास पहुंचा था, यानी कि सीबीआई को सौंपा गया था 23 सितंबर 2021 में। और इसमें प्राथमिक यानी कि एफआईआर दर्ज करी गई थी 18 मार्च 2022 को, सॉरी 18 मई 2022 को। उसके बाद इसमें लालू को मुख्य आरोपी बनाया गया क्योंकि वही रेल मंत्री थे। और जिनके नाम संपत्तियां करी गई थी उसमें इनकी डॉटर, इनकी वाइफ का नाम था, तो इसलिए इनसे पूछताछ हो रही है। और इसमें जो राबड़ी देवी हैं उनसे उनके आवास पर यानी कि बिहार में पटना में लगभग 5 घंटे तक पूछताछ हुई है। और सीबीआई ने रेलवे में कथित तौर पर नौकरी के बदले लोगों को जमीन देने में लालू प्रसाद के नाम आने के बाद ये पूरा केस चल रहा है। लालू प्रसाद ने उनकी जमीन यानी कि जो जिनको नौकरी दी गई थी उनकी जमीन अपने परिवार के सदस्यों के नाम कराई। लालू प्रसाद पर करीब 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन परिवार के नाम करने का आरोप है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई ने पटना में राबड़ी देवी के आवास सहित अलग अलग 17 ठिकानों पर छापेमारी की है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि मनीष सिसोदिया की जो यानी कि जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं उनकी जो केस में फंसे हैं वो आबकारी घोटाले में, उसमें उनकी रिमांड को 20 दिनों के लिए यानी कि 20 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। और जो सुनवाई है जमानत की वो 10 मार्च को होगी। और इस न्यूज़ में कुछ नहीं है। ये न्यूज़ देख लेते हैं कि माणिक साहा फिर बनेंगे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। देखिए माणिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और सोमवार को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में अगले मुख्यमंत्री के रूप में उनको चुना गया है। और इसमें उन्होंने जो विधायकों का हस्ताक्षर यानी कि जो सरकार बनाने के लिए दावा है वो राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के समक्ष पेश कर दिया है। इसमें साहा को पिछले साल विप्ल कुमार देव की जगह त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि जो एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक को यहाँ लाया जा सकता है। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 8 मार्च को होगा यानी कि कल होगा। चुनाव में भाजपा को 60 में से 32 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि उनकी सहयोगी इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने एक सीट जीती थी। कोहिमा से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार नागालैंड में भाजपा ने गठबंधन सहयोगी नेशनल डेमोक्रेटिक एग्रेसिव पार्टी के साथ सत्ता बरकरार रखी है। नेक्स्ट न्यूज़ है सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराना सरकार की प्राथमिकता। अलग अलग अध्ययन में यह स्पष्ट होता रहा है कि आम आदमी तक सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो जाएं तो देश की उन्नति और गति तेज हो सकती है। आयुष्मान जैसी योजना को जमीन पर उतारने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से साफ किया है कि उनकी सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य है। बजट के बाद स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीक, दवाओं और मेडिकल उपकरणों के उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। इसके साथ भारत में विकसित हो रही स्वास्थ्य सुविधाएं मेडिकल पर्यटन को नई ऊंचाई पर ले जाने में सहायक होंगी, ऐसा उन्होंने दावा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी के बाद दशकों तक स्वास्थ्य को लेकर समेकित पहल और लंबी अवधि के दृष्टिकोण की कमी का हवाला देते हुए कहा कि उनकी सरकार इसे दूर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को
सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और जन औषधि केंद्र की मदद से इलाज में 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। इसी तरह 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को डायबिटीज, कैंसर व हृदय से जुड़ी गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग की सुविधा से लैस किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर सम्मेलन केंद्र में गुजरात सरकार द्वारा आयोजित सोमवार को यानी रोजगार मेले को वर्चुअली तौर पर संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का दोहन करने के लिए बड़े पैमाने पर कुशल कार्यबल तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं को कुशल बनाना भारत को 5वीं से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की कुंजी है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्ष के दौरान राज्य में लगभग 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। कल के न्यूज़पेपर डिस्कशन में हमने बताया था कि सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो है अमेरिका, दूसरी है चीन, तीसरी है जापान, चौथी है जर्मनी और 5वीं है भारत। उसके बाद है ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन को पछाड़कर भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अगर हम पिछले साल की बात करें 2022 की, तो उसमें भारत 11वें नंबर पर था। और ये पूरी न्यूज़ हमने कल ली थी प्रति व्यक्ति आय, जो कि मोदी सरकार आने के बाद यानी कि 2014 के बाद से डबल हो गई है। हमने कुछ और भी डेटा इसमें दिए थे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है वो कतर की है, और राज्य में अगर हम भारत की बात करें तो गोवा की सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है बिहार की। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अदानी के कारोबार पर कोई असर नहीं। देखिए, अदानी समूह पर अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर भारत में चाहे जितना शोर मचे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसका कोई असर नहीं है। जो समूह है ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाली भारतीय कंपनी है अडानी। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फेरल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि समूह को लेकर जो रिपोर्ट आई है उस पर भारतीय नियामक एजेंसियों को कदम उठाने हैं, और उन्होंने कहा कि जहां तक ऑस्ट्रेलिया में समूह के बिजनेस का सवाल है तो उस पर कोई असर नहीं है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बुधवार से भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर आ रहे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की अडानी से भी मुलाकात हो सकती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। देखिए, आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें G20 से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं है, और इसलिए शायद ये वीडियो उतना लंबा नहीं होगा, क्योंकि हर बार हम देख रहे हैं G20 की न्यूज़ लगातार रहती है जिसको हमें डिस्कस करना होता है, क्योंकि G20 की जो अध्यक्षता भारत को मिली है उससे बहुत से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन तैयार होंगे, वैकल्पिक प्रश्न तैयार होंगे, या फिर रिटर्न में जब आपको लिखना होगा यूपीएससी के लिए या फिर स्टेट पीसीएस के लिए, तो उसमें इतने क्वेश्चन इस बार बनेंगे और उसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। एक एक डेटा, एक एक लाइन आपको काफ़ी गंभीरता से नोट करनी होगी, याद करना होगा या फिर प्रैक्टिस करनी होगी। बिजनेस पेज है नेक्स्ट की अपेक्षित उत्पादन पर बढ़ेगा चीनी निर्यात। देखिए, चीनी का उपेक्षित उत्पादन होने की दशा में सरकार 10 लाख टन अतिरिक्त चीनी निर्यात की अनुमति दे सकती है। चीनी के घरेलू उत्पादन का वास्तविक अनुमान अगले महीने आ जाएगा, जिसके बाद चीनी निर्यात को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। चीनी की कीमतों में पूरे वर्ष कोई बहुत उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। आपको पता होना चाहिए कि चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में ब्राज़ील में है, उसके बाद चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान भारत का आता है। सरकार ने पहली छमाही में ही 60 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दे दी है। अगला फैसला लेने से पहले चीनी उत्पादन के वास्तविक अनुमान की प्रतीक्षा की जा रही है। देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक है, जिसमें चीनी की थोक और खुदरा कीमतें पिछले 1 महीने के दौरान नीचे आई हैं। खाद्य मंत्रालय ने पिछले चीनी जो वर्ष है अक्टूबर से सितंबर 2021-22 में कुल 110 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी थी, जो अभी तक के चीनी निर्यात का एक रिकॉर्ड है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है
कि दैनिक यूपीआई लेन देन में 50% की बढ़ोतरी। तो ये आरबीआई के जो गवर्नर हैं डॉक्टर शक्तिकांत दास, उन्होंने बताया कि जो पिछले वर्ष यूपीआई से यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से जो लेन देन था वो 24 करोड़ रुपए का था, उसके मुकाबले इस वर्ष 50% ज़्यादा उछाल आया है, यानी कि 36 करोड़ के पार पहुंच गया है ये लेन देन। डिजिटल पेमेंट जागरूकता सप्ताह के तहत हर पेमेंट डिजिटल मिशन की लॉन्चिंग के बाद आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मूल्य के लिहाज से हम हर रोज लगभग 6.25 लाख करोड़ रुपए का लेन देन कर रहे हैं। फरवरी 2022 में दैनिक यूपीआई लेन देन का मूल्य 5.36 लाख करोड़ रुपए रहा। उन्होंने कहा कि बीते 3 माह से डिजिटल पेमेंट लेन देन का आंकड़ा प्रति माह 1,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि हमारी पेमेंट प्रणाली के बारे में दुनिया भर में बात की जाती है और कई देशों ने इससे अपनाने में रुचि भी दिखाई हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, नए के मुकाबले पुराने स्मार्टफोन की बिक्री में 15% की बढ़ोतरी। सेकेंड हैंड या इस्तेमाल हो चुके स्मार्टफोन की बिक्री संगठित रूप लेने लगी है। इसकी बिक्री दर नए स्मार्टफोन से अधिक हो गई है। विभिन्न रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में वर्ष 2021 के मुकाबले स्मार्टफोन की बिक्री में 6% की कमी आई है, जबकि इस्तेमाल हो चुके स्मार्टफोन की बिक्री में 15% से अधिक की बढ़ोतरी रही है। कम कीमत में प्रीमियम फोन की चाहत इसका एक बड़ा कारण है। जब भी आप अमेज़ॉन खोलते होंगे या फ्लिपकार्ट ऐप ओपन करते होंगे तो आप देखते होंगे कि रीन्यूड करके एक ऑप्शन आता है, फ़ोन के आगे लिखा, मोबाइल फ़ोन के आगे लिखा रहता होगा, यानी कि वो यूज्ड फ़ोन होता है जो आपको कम से कम 1 से 2 हज़ार या 3 हज़ार रुपये कम में मिल जाता है। गारंटी वारंटी आपको कंपनी उतनी ही देती है, तो लोगों ने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। अब आप जब भी ओपन करेंगे तो आप ये चीज़ ज़रूर गौर करिएगा। ओपीएस के बजाय कम खर्चीले विकल्प तलाशे सरकार। आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं रघुराम जी राजन, उन्होंने जो पुरानी पेंशन लागू की गई है कुछ राज्यों के द्वारा, उसको फिर से शुरू करने का जो फैसला लिया गया है वो चिंताजनक है। उन्होंने सुझाव दिया है कि कर्मचारियों की पेंशन को लेकर चिंता को समाप्त करने के लिए सरकार को कुछ कम खर्चीले तरीके तलाशने चाहिए। राजन ने कहा कि भविष्य में खजाने पर पड़ने वाले बोझ को लेकर राज्य सरकारों को सोचना होगा। पुरानी पेंशन की बहाली करना ना तो तकनीकी और ना ही आर्थिक तौर पर व्यवहारिक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि कारोबार में आसानी के लिए खुदरा व्यापार नीति लाएगी सरकार। देखिए, सरकार जो है वो कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के मकसद से एक राष्ट्रीय खुदरा व्यापार और ई कॉमर्स नीति लाने पर कार्य कर रही है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव संजीव ने कहा है कि इस नीति से व्यापारियों को बेहतर बुनियादी ढांचा और अधिक कर्ज उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि विभाग ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के लिए ई कॉमर्स नीति लाने पर भी काम कर रहा है। ई कॉमर्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं को लेकर आयोजित सम्मेलन में संयुक्त सचिव ने कहा, हम चाहते हैं कि ई कॉमर्स और खुदरा व्यापारियों के बीच तालमेल बेहतर हो। उन्होंने कहा कि विभाग सभी खुदरा व्यापारियों के लिए बीमा योजना लाने पर भी काम कर रहा है। विशेष रूप से दुर्घटना बीमा योजना से देश में छोटे व्यापारियों को मदद मिलेगी और छोटे व्यापारियों और ई कॉमर्स के बीच किसी तरह का विभाजन नहीं है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से, कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता जीवंत और स्वस्थ। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के एक धड़े के विपरीत भारत के सामाजिक ताने बाने के संबंध में ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी ने बहुत सकारात्मक रिपोर्ट दी है। क्वाड्रेंट ऑनलाइन पर सिडनी यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर सॉल्वेटोर बेबोन्स ने लिखा है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता जीवंत ही नहीं वरन बेहद स्वस्थ रूप में है। उन्होंने पश्चिमी देशों की उस साजिश को भी उजागर कर दिया जिसमें ये जताया जा रहा है कि लोकतांत्रिक भारत एक तरह से हिंदू राष्ट्र बन गया है। बमोन्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहां मोटे तौर पर दुनिया के आधे लोग स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के जरिए अपनी राय रखने में सक्षम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सत्तारूढ़ भाजपा हिंदुत्व पर जोर देती है क्योंकि इसके तहत पूजा और विश्वास के स्वरूपों को मान्यता दी जाती है। चलिए, तो ये आज का यानी
7 मार्च 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।